नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों 15 मई 2022 रविवार का दिन है और आप लोगों के लिए एक जानकारी वाला वीडियो। आपके बहुत सारे सवाल जो दिमाग में चल रहे होंगे मार्केट के गिरावट में, उसको लेकर मैं कुछ डेटा और साथ ही कुछ ग्लोबल सिनेरियो के साथ सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर ये बाजार गिर रहा है, पोर्टफोलियो आधा हो गया, आधा से भी नीचे चला गया, कुछ के तो माइनस में भी चले गए। आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए। अगर बहुत अच्छे किस्मत वाले हैं तो ग्रीन में होगा लास्ट टाइम में, और नहीं तो वो रेड में हो गया होगा। अगर आपने अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स रखे होंगे तो मे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा ग्रीन में बचा होगा, अदरवाइज खत्म हो गया होगा, निगेटिव हो गया होगा, रेड में हो गया होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए सर? ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अब क्या करें, स्टॉक से निकल जाएं या एवरेज करें, क्या करें? इन सारे सवालों का जवाब लेकर हाजिर हूँ। यहाँ पे पूरा चार्ट के हिसाब से समझेंगे और डेटा के हिसाब से भी समझेंगे। पसंद आए मेरी छोटी सी कोशिश तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। और अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं आप, जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के कॉल प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। देखिए, सवाल का जवाब क्या है कि मार्केट कब तक गिरेगा, एक सवाल तो ये होता है, और बाजार कब चढ़ेगा दूसरा सवाल ये होता है। तो आप समझते हैं सबसे पहली बात कि आखिर ग्लोबल कुछ खराब नहीं है। कहीं कोई लड़ाई जो चल रहा है रशिया यूक्रेन का, वो अपना चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब वो डाइजेस्ट हो गया ना। अब वो क्या हो गया है, रशिया यूक्रेन वाला मामला वो डाइजेस्ट हो गया है। तो जब डाइजेस्ट हो गया तो फिर भी बाजार क्यों गिर रहा है, तो दिमाग में आता होगा। तो मेरा मानना है कि रशिया यूक्रेन अब युद्ध जो है ना, लड़ाई जो है, वार, वो अब साइडवेज हो गया। वो उसका जो होना होगा उसमें नया तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि पुतिन साहब कोई बड़ा हमला न्यूक्लियर जैसा जब तक नहीं करेंगे, तब तक उसमें अभी कुछ नहीं होगा। उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कौन? रसिया और यूक्रेन का। क्लियर है ना? तो एक चीज़ तो वो हम समझ गए, वो जी उसका कोई यूज़ अभी नहीं है। तो दूसरा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? तब प्रॉब्लम आता है, अभी हम इसको चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमारे आरबीआई ने किया, वो ब्याज दर को बढ़ा करके जो किया कि भाई इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसके वजह से कंट्रोल करना होगा, तो रेपो रेट बढ़ा दिया वगैरह, डिसाइड कर दिया। और उस पर जले पे नमक जो है हमारा अमेरिका वाला, यूएस फेड वाला कर रहा है। तो वो दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा आरबीआई और प्लस यूएस फेड दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। यानी कि महंगाई को काबू करने के लिए, क्या महंगाई, कुछ लोग इन्फ्लेशन वगैरह बोलते रहते हैं इंग्लिश वर्ड, ठीक है, इसको काबू करने के लिए क्या कहते हैं कि ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से इक्विटी मार्केट में प्रेशर आता है। बॉन्ड यील्ड है ना, बॉन्ड यील्ड ऊपर चला जाता है, जिसके वजह से भी इक्विटी मार्केट में प्रेशर आता है और मार्केट वहां से डाउन होता है। दूसरी बात, यूएस फेड ने कहा कि मैं जून मंथ में फिर से, जून में, और हमारे आरबीआई ने भी कहा एक बार फिर से, एक बार मॉनिटरिंग किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, और उस वक्त बढ़ाने की आवश्यकता अगर रहेगी तो ब्याज दर को बढ़ाया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो इसके वजह से भी मार्केट में क्या है, बिल्कुल जो है 18,000 का लेवल एग्जैक्ट टच करने के बाद नीचे आ गया। एक चीज़ें तो ये हो गई। दूसरा, इसी चीज़ को अगर हम देखा जाए, देखिए आप साफ समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा बॉटम बना है, इसको अभी हम लोग क्या कहेंगे कि बॉटम है हमारा, है ना। अब ये जो बॉटम है, हम बॉटम का अगर लो पकड़ के चलते हैं तो 15,670 के आसपास का एक बॉटम आता है। तो ये एक बॉटम हुआ। अब आप यहाँ समझिए कि उसी लेवल पर आके हम यहाँ रुक रहे हैं, और एक नहीं दो बार रुक रहे हैं। इसका मतलब ये, इसने डबल बॉटम बना दिया। क्या बनाया? डबल बॉटम। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ये समझिए कि जो 12 मई का बॉटम है वो है 15,735 का, और जो 13 मई का बॉटम है वो 15,740 का। यानी इस वाले लो से, 12 मई वाले लो से जो 13 मई का लो है वो 5 पॉइंट ऊपर है। यानी कि अपने प्रीवियस लो को इसने नहीं ब्रेक किया। हाँ, क्लोजिंग के मुकाबले देखा जाए तो 12 मई से खराब क्लोजिंग है 13 मई को, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमें फ्रेश बिकवाली है, अगर हमें और मंदी देखना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मंदी ओवर हो जाता है। क्या होता है? मंदी ओवर हो जाता है कुछ समय के लिए। यानी यहाँ पे मान के चलते हैं कि नहीं गिरेगा। देखिए आप समझिए, मेरे शब्दों को समझिएगा। मान के चल रहे हैं कि अब यहाँ से ये नहीं गिरेगा, और ये इस तरह से जैसे नीचे आया है ना,
ये इस तरह से नीचे आया और यहाँ ही से ठीक इसी एरिया से बाउंस कर गया। इसी 2 बार आप देख रहे हैं, यहाँ 2 बार रुका, 1 कैंडल बना, 2 कैंडल बना, यहाँ पे भी 2 कैंडल बना रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या ये चीजें अब इसी तरह से ऊपर आके यहाँ से बाउंस कर सकता है? एक सवाल ये है। तो पहला बात है कि ये बाउंस कर सकता है, लेकिन आपको जैसे ही मैंने यहाँ बोला कि हमने यहाँ जो मार्च में लो लगाया था 15,600 के आसपास का, 670 के आसपास का, तो अगर हमें फ्रेश मंदी करना है तो हम 15,600 के नीचे से करेंगे। कितना के नीचे से करेंगे? 15,600 के नीचे जाने पर आपको मंदी देखने को आराम से मिलेगा। जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में मैंने आपको बताया था कि 16,000 नीचे, 16,000 के टूटने के बाद और 15,800 टूटने के बाद आपको एक अच्छा नीचे की तरफ में गिरावट देखने को बनेगा। तो जैसे ही 16,000 इसने लेवल यहाँ से तोड़ा, यहाँ से आपको 400 350 पॉइंट तो आराम से मिल गए थे। तो ये चीजें तो हो गया कि अब हमें अगर फ्रेश मंदी करना है तो 15,600 के ऊपर, और अगर तेजी देखना है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो 16,000 के ऊपर, क्योंकि हम 16,000 को ही 2 बार से ब्रेक नहीं कर पाए। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आपको पता है कि इंडिया जो है एक इमर्जिंग मार्केट है। इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है कि इमर्जिंग मार्केट है। इमर्जिंग मार्केट में होता क्या है कि इसमें ज़्यादा पैसा ना दूसरे लोगों का लगा होता है, बाहरी लोगों का लगाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? FI बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो घरेलू फंड होता है वो उसको DI बोला जाता है। तो अगर इसके आंकड़ा को देखा जाए तो आंकड़े कुछ डरावने वाले हैं। अभी आपको मैं आंकड़ा सामने लेकर आता हूँ। बात है कि कब चलेगा और कब गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, इसी पर। तो अभी पहले मैं आंकड़ा सामने रखता हूँ। ये मार्केट का ओवरव्यू मैंने आपको सामने रख दिया। अब यहाँ देखिए डे वाइज अगर मैं डेटा को सामने में रखूँ तो डे वाइज क्या दिखा रहा है ये हमें? तो डे वाइज दिखा रहा है इस जगह पर कि पूरा 5 मई, अभी मैं यहाँ 5 मई से ऐसे और नीचे कर लेता हूँ तो आपको और अच्छा रहेगा। ये मैंने नीचे कर लिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 5 मई को FI ने जो सेल किया वो 7,368 करोड़ का सेल किया है और बाइंग 5,293 करोड़ का किया। तो नेट सेलिंग जो हुआ 2,000 करोड़ का लगभग किया। इसी तरह हमने 6 मई को देखा तो 5,000 करोड़ का, अगर हम 9 मई को देखें तो 3,300 करोड़ का, 10 मई को देखें तो 3,900 करोड़ लगभग 4,000, 11 मई को देखते हैं तो 3,600 करोड़ का, 12 मई को देखते हैं तो 5,000 करोड़ के लगभग के आसपास का बिकवाली किया है। सिर्फ बिकवाली ही कर रहा है नेट में। और अगर हम लास्ट सेशन को देखें तो 3,700 करोड़, 3,780 करोड़ का सेलिंग किया है। इससे लड़ने के लिए, FI के सेलिंग से लड़ने के लिए इधर DI बैठे हुए, तो ये जिस हिसाब से बेच रहे DI उस हिसाब से खरीद रहे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। जैसे यहाँ पे 3,780 करोड़ की अगर सेलिंग हुई है 13 मई को FI की तरफ से, तो DI मात्र 3,160 करोड़ का ही, 17 करोड़ का ही खरीद पा रहे हैं। अभी भी 600 करोड़ मान के चला जाए तो कौन है? FI हावी है। 600 करोड़ यहाँ पे अभी भी इससे ज्यादा है। इसी तरह टोटल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 27 करोड़ 560 है ना, 27,560 करोड़ की बिकवाली किया है 5 मई से 13 मई तक। अब देखिए फ्रॉम 5 मई, आप यहाँ से देखिए कि अगर हम 5 मई से देखा जाए तो हम 27,560 करोड़ का बिकवाली किया है FI ने। इसके मुकाबले DI ने अगर खरीदारी किया तो 23,446। अगर इसमें भी हम माइनस कर दें तो तब भी 400 करोड़ के, 4,000 करोड़ का लगभग डिफरेंस पड़ रहा है। यानी 4,000 करोड़ अभी भी FI आगे चल रहे सेलिंग में अगर कर लिया है तो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अब हम FI की तरफ से सोचते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया जो ये खरीद नहीं रहा है और ये सिर्फ बेच रहा है, सिर्फ बेच रहा है और बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है कि कोई बंदा, कोई एक ऐसा होगा, कोई 2 अगुवा या कोई एक ग्रुप ऐसा होगा जो ये मान के चलता है कि अभी मार्केट जो है सही भाव पे अवेलेबल नहीं है, या रशिया यूक्रेन के युद्ध में कुछ और भी आगे आने वाले समय में हो सकता है। क्योंकि ना तो पुतिन जीत पा रहे, पुतिन क्या हो रहा है, अब कोई दुनिया में कहेगा कि वो जीत रहा है तो बेवकूफ़ी वाली बात है, वो जीता तो है नहीं, और ना ही यूक्रेन हारा है। तो क्या हुआ, बीच का रस्सा कसी। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया और इसने कुछ बड़ा कदम उठा दिया तो मार्केट में और पैनिक सिचुएशन आएगा। तो ये कुछ FI हैं ऐसे जो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है, एक बात। दूसरा ये भी मान के चल रहा है कि US का जो फेड रिजर्व वाला है वो और भी ब्याज दर को बढ़ा देगा, तो वहाँ पे भी हमारे पास बॉन्ड यील्ड बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगा और वहां से क्या होगा, इसमें सेलिंग बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है, रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो है कमोडिटी का भाव, कमोडिटी
जैसे आपका क्रूड वगैरह हो गया, आपका सोना चांदी हो गया, ये सारे के भाव बढ़ सकते हैं, तो जिसके वजह से इक्विटी में रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं ना, ये स्विचेबल होते हैं। स्विचेबल मतलब स्विच कर जाते हैं तुरंत, हम लोग चेंज नहीं हो पाते। हम लोग क्या होता है, अगर कोई चीज़ को पकड़ के बैठे रहते तो बैठे थे, इन लोगों को वो मतलब नहीं होता है, जिधर पैसा बन रहा था उधर चला जाता है। अगर देखेगा कि बिना रिस्क लिए बॉन्ड में मेरा पैसा बन रहा है तो ये लोग स्टॉक को बेच के बॉन्ड में चला जाएगा। अगर देखेगा कि बिना रिस्क लिए उतना पैसा मेरा गोल्ड में बन रहा है तो लोग स्टॉक को बेच के गोल्ड में चला जाएगा। ये लोग स्विचेबल होता है, क्योंकि मकसद ये प्रॉफिट कमाना। हम लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक के साथ बंध जाते हैं या उससे प्यार मोहब्बत हो जाती है, इस वजह से हम लोग स्विच नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते। ये लोग चेंज कर लेता है। तो ये लोग में से कुछ हैं जो ये मान के चल रहा है कि अभी कुछ और भी हो सकता है। लेकिन क्या अब यहाँ पे फिर सवाल आपका आएगा, क्या ये बॉटम जो 2 बार बनाया है, ये क्या बॉटम बन चुका है ओवरऑल? तो देखिए, थोड़ा सा कुछ इंडिकेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर एक RSI लगाते हैं। तो जैसे ही आप RSI देखेंगे ना, तो ये तो आपको कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई हम ओवर सोल्ड है। क्या है? ओवर सोल्ड है। क्लियर है ना? यहाँ पे आपको मैं RSI, चलो ठीक है। ये क्या है? ये ओवर सोल्ड है। क्या चल रहा है? वो काफी बेच दिया गया, 30 के नीचे आ गया। तो यहाँ पर तो दिखा गया, तो क्या 30 के नीचे आ जाने के बाद ये और नीचे नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ये 20 भी जा सकता है, यानी कि और भी गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी MACD क्या है, हमारा इंडिकेटर अभी भी निगेटिव दे रहा है। क्लियर? अगर RSI यहाँ से बाउंस ऊपर नहीं किया 40 से 50 के ऊपर, तब तक हम मान के नहीं चलेंगे। एक कंडीशन तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए कि और भी क्या चीजें हो सकती है कि हम कब रिटर्न करेंगे, हम इस डबल बॉटम को कब रिस्पेक्ट करेंगे कि ये हमारा डबल बॉटम बन चुका है। तो पहले मैं इसको इंडिकेटर हटाता हूं। अब देखिए, मैं छोटा सा एक इंडिकेटर और लगा दूंगा, और वो है EMA। वो भी कितने डे का लगाऊंगा? मात्र 5 दिन का EMA लगा दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये मैंने 5 डे का EMA लगाया, तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि हम 5 दिनों के एवरेज प्राइस से भी काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब इतनी शक्ति नहीं है मार्केट में जो पिछले 5 दिन के प्राइस के ऊपर भी ट्रेड कर पाए। अगर EMA का भाव देखें 5 दिन का एवरेज प्राइस, तो 16,047 का आता है, और क्लोजिंग देख रहे हैं 15,782 पे कर रहा है। यानी कि जो 1 वीक होता है, 1 वीक में कितना ट्रेडिंग डे होता है बताइए? तो आंसर आएगा 5 दिन। यानी हम सबसे छोटा जो हमारा प्राइस है, हम उस प्राइस से भी नीचे है। हम उस प्राइस से भी नीचे, यानी कि कमजोरी भर भर के हमारे पास कमजोरी है। अच्छा, अगर ये कमजोरी है तो हमें सबसे पहला सिग्नल कब मिलेगा? जब हम इस 5 दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर टहलने लगेंगे, रुकने लगेंगे, तभी। तो हमारा ये 5 दिन का एवरेज प्राइस था 16,047 का, तो आप इसको 16,050 मान लेंगे। तो अब आप कहेंगे क्या एक बार ऐसे निकल गया 16,050, तो ये मान लेंगे कि घूम गया, ऊपर चला गया? तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो शॉर्ट बने हुए ना, ये तो शॉर्ट बने हुए, तो कवर कर सकता है एक बार में, क्या दिक्कत है? बाउंस कर गया, ऊपर कर गया, गैप अप खुल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें क्लोजिंग चाहिए 16,400 की। ध्यान से देखिए कितनी की क्लोजिंग चाहिए। शॉर्ट रिवर्सल आपको 16,000 तक का ऊपर का जाने के बाद मिलेगा। शॉर्ट कवर और थोड़ा सा कहते हैं ना कि भरोसा, विश्वास 16,000 के ऊपर, लेकिन कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मार्केट यहाँ से रिवर्ट हो सकता है, वो हमारा है 16,400 का लेवल। आप ध्यान से देखिए 16,400 के लेवल को आप यहाँ पे देखेंगे तो 16,400 पर कितने बार इसने डोजी बनाया। ये वो प्राइस है, डोजी जो होते हैं वो एक तरह का होता है कंफ्यूजन। जब तक यहाँ पे तो मार्केट कंफ्यूज है ना, डोजी बन गया तो कंफ्यूज हो गया, तो जब तक इस कंफ्यूजन को कंफर्मेशन में नहीं बदलेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो इसने कंफ्यूजन को कंफर्मेशन किधर बदला? नीचे की साइड में बदला, तो नीचे आ गया। लेकिन नीचे आने के बाद चूंकि यहाँ पे हम सपोर्ट लिए हुए थे मार्च मंथ में, तो उसको अभी ये क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जैसे ये रिस्पेक्ट, किसी का आप रिस्पेक्ट करते हैं तब तो ठीक है, आप रुक गए, रिस्पेक्ट प्रणाम कर लिए। लेकिन अगर आपने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, उसका ये इज्जत नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? दूर जाने तो कितना इज्जत करेंगे, हम चले नीचे। जब वो नीचे आने लगेगा, यानी कि 15,600 के नीचे अगर ये टूट के निकल गया, तो समझिए ये डबल बॉटम का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर आपको यहाँ पर से 600 पॉइंट की गिरावट मिलेगी। कितने पॉइंट की गिरावट मिलेगी? 600 पॉइंट की, यानी कि फिर 15,000 के लेवल आपको बनते हुए दिखेंगे। तो अब यहाँ पे समस्या क्या, ये 15,000 का लेवल आ सकता है? आंसर है हाँ, आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी जो है FI की सेलिंग नहीं रुक रही है। देखिए, हमें FI की सेलिंग अगर नहीं रुकेगी तब तक हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, पहली बात, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है नहीं जो हम लोग अकेला चला सके। रिटेल आ तो रहे, रिटेल म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा तो रहे, लेकिन उतना मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं, अगर मुकाबला कर ही रहे होते तो इतना 18,000 से यहाँ 15,500 क्यों आता? पहली बात 15,600 नहीं आता, तो ऊपर से रुक जाता।
तो जब तक एफआई की सेलिंग नहीं रुके और उसमें मजबूत खरीदारी नहीं मिले तब तक संभावना है कि हम 15,000 के लेवल आ सकते हैं। लेकिन कब? जब ये 15,600 को ब्रेक करेगा तब। अब कल ब्रेक कर दे, सोमवार को कर दे, मंगल को कर दे, बुध को कर दे, डजंट मैटर। लेकिन जब तक नहीं करता है तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट, यानी कि अगर आपको उछाल मिलता है तो आप उछाल पे बिल्कुल बेचिए। और इस कहाँ पे बेचना है इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी वाला, आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट ऑप्शन लेवल आपको मिल जाएगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का लेना है, और एग्जैक्ट इंडेक्स लेवल भी मैं आपको बता देता हूं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी मैं प्रोवाइड कर देता हूं लेवल, ठीक है, लाइव मार्केट में। तो उसके लिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही सेल ऑन राइज होगा आपको यहाँ पर बिकवाली का अभी स्थिति लेके चलना होगा, सेल ऑन राइज। अच्छा, तो कब हम चेंज होंगे? तो मेरे लिए जो चेंज का लेवल है इन चार्ट पर, अकॉर्डिंग टू चार्ट, वो है 16,400 का। यानी कि अगर ये 16,400 के ऊपर टिकना स्टार्ट करता है निफ्टी तो हम मान के चलेंगे कि हाँ अब यहाँ से रिवर्सल मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस गिरावट को मैं फिबोनाची लेवल लगा के दिखाऊं, हम लोग क्या लगाएंगे? फिबोनाची लेवल तो आप लोग जानते ही हो। मैं ऊपर से गिरावट गिराती यहाँ से खींचता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो लेवल है वो 0.236% आ रहा है, सबसे पहला वाला। आप ध्यान से देखिएगा 0.236% आ रहा है, जिसका प्राइस आता है 16,300 के आसपास का। कितना का आता है? 16,300 पर। इसीलिए क्योंकि ये तो यहाँ से गिरा तो यहाँ आएगा, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार डोजी बना हुआ है और डोजी का एग्जैक्ट लेवल आता है 16,400। तो 16,300 पे आप कर तो सकते हैं कि हाँ अब हम इसके ऊपर टच क्लोज कर जाएंगे तो हम बाउंस कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये 16,400 के ऊपर नहीं रुकेगा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। यहां से हमें इंडिकेशन मिल सकता है बाउंस के 16,300 का, लेकिन कंफर्मेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये 16,400 के ऊपर नहीं लेगा। इंट्राडे में 100-150 पॉइंट का यूज करिए, लेकिन आप सोचेंगे कि एक बार में 500 पॉइंट लेके चला जाऊं, वो नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपको सेल ऑन राइज का लेना है और बाय ऑन डीप का लेना है। लेकिन अब बोलेंगे यहाँ पे बाय ऑन डीप करना सही है, तो भाई यहाँ पे रिस्क तो बनता है क्योंकि हम 15,650 के महत्वपूर्ण सपोर्ट पर है। इसके ऊपर जब तक रहेगा हम बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही 15,600 को ब्रेक कर जाएगा ना, हम तुरंत सेल के मूड में बन जाएंगे, पुट खरीद लेंगे और नीचे के एरिया का वेट करेंगे। 15,000 का फिर लेवल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 15,400 मिलेगा, 15,200 मिलेगा और 15,000 तक के भी लेवल इस तरह से आते हुए बनेंगे। लेकिन अगर ये 15,400 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा और एफआई की सेलिंग अगर एक बार रुक गया तो फिर आप यहीं से बाउंस करते हुए निफ्टी को बहुत ही जल्द 16,800 से 17,200 पे जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि इसको 16,400 के ऊपर कुछ दिन सस्टेन करना चाहिए डेली के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेली के चार्ट पे। अब देखिए यहां से जब ये ऊपर गया, मैं फिर से करता हूं, यहां से जब ये ऊपर गया है तो हम लोग इसका एक 50% यूज करते हैं। देखिए अगर यहां से इसको करते तो इसका 50% आता है 16,900 के आसपास का राउंड नंबर। तो जो बड़ी तेजी आपको बनेगी, जो बड़ी तेजी बनेगी वो 16,900 के ऊपर क्लोज करने के बाद बनेगी। अब मैं हर एक लेवल समझाने की कोशिश कर, जो बड़ी तेजी, शॉर्ट तेजी जो होता है, छोटा तेजी जो होता है वो आपको 16,400 के ऊपर से बनेगा, और जो बड़ी तेजी बनेगी वो 16,900 पर बनेगा। क्योंकि 16,900 आप पकड़ लीजिए या राउंड नंबर में 17,000 पकड़ लीजिए, ये अब इसके लिए बड़ी रुकावट का जोन है। तो जब तक हम इसके ऊपर फिर सस्टेन नहीं करें तब तक आप ये 18,000 का लेवल तो भूल ही जाइए। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हर बार एक बार बड़ा हाई बना रहा है, उससे छोटा हाई बना रहा है, उससे छोटा हाई बना रहा है। तो अगर हर बार छोटा हाई बनता है तो क्या बोलते हैं? लोअर हाई बोलते हैं। एक यहाँ पे है ना, एक हाई ये बना, उसे लोअर हाई यहाँ बना, इससे तो जब लोअर हाई बनता है ना तो उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड। तो अभी हम क्या कह सकते हैं? मार्केट किस ट्रेंड में? मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो इसी तरह से जब ये हाइयर हाई बनना स्टार्ट होगा, हाइयर हाई बनना होगा, एक हाई यहाँ बना, एक हाई यहाँ बनाए, तब इसको हम क्या कहेंगे? मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी मार्केट का फेज क्या है? अभी मार्केट जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है और कंसोलिडेशन फेज में। मार्केट किस फेज में है? डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट के फेज चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन, एक्युमुलेशन, ये सारे फेज चलते हैं। तो मार्केट अभी क्या है? एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 15,600 के नीचे आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर 16,000 और 16,400 के ऊपर चला जाएगा तो फिर एक्युमुलेशन में चला जाएगा। आप समझ रहे होंगे बात को। तो ये कब चीजें होंगी? जब आपका एफआई की तरफ से सेलिंग हो जाएगा, मार्केट ओवरसोल्ड है, नो डाउट, बाउंस होने के चांस बहुत अच्छे हैं, पीसीआर डाउन में है, ये बहुत अच्छा बात है जहां बाउंस हो सकता है। लेकिन विक्स हमारा बढ़ा हुआ है, विक्स बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको कुछ चीजों को, बात को समझना है कि ग्लोबल मार्केट पे आप नजर रखिए, ओवरनाइट रिस्क लेके आपको नहीं जाना है। देखिए कुछ लोग होते हैं खतरों के खिलाड़ी, है ना, खतरों के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए है। खतरों के खिलाड़ी
खिलाड़ी कौन कौन है, तो अभी खतरों के खिलाड़ी जो अभी कोविड में आए ना, वो लोग ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे कि जबकि मुझे मैसेज आते तभी मैं जान पाता हूँ कि वो खतरों के खिलाड़ी है। क्या कारण कैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत हैवी वेवी प्रॉफिट वाले वीडियो देखे होते हैं ऑप्शन में। तो वो क्या करता है कि एक लॉट अगर मान लीजिए लेना है तो वो लेगा वहां पे 10 लॉट लेके नेकेड चला जाता है। नेकेड मतलब क्या होता है, कभी भी आपको, मैंने हमेशा कहा है जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं और आपको नहीं आता है ऑप्शन, तो आप कभी भी नेकेड ट्रेड मत बनाइए। नेकेड ट्रेड क्या होता है, किसी वन साइड पोजीशन लेना। आपको बहुत नॉलेज है तब आप वन साइड पोजीशन लीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं है आइडिया कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा कि नीचे, तो नेकेड पोजीशन कभी भी वीक डे में लेके नहीं जाना है, यानी कि वीकेंड में लेके नहीं जाना है। आपको हमेशा हेजिंग रखना है। नेकेड करेंगे तो नेकेड में खतरा हो जाएगा। नेकेड मतलब या तो आपने सिर्फ कॉल खरीदा या तो आपने सिर्फ पुट खरीदा। तो अब मान लीजिए ये नीचे खुला तो कॉल चला गया, अगर आपका ऊपर खुला तो पुट चला गया। लेकिन अगर आप नेकेड नहीं रखे, हेजिंग करके रखेंगे, यानी कॉल और पुट दोनों लेके रखेंगे, तो एक साइड लॉस तो होगा, लेकिन आपको उतना ही लॉस होगा जितना आप बर्दाश्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो हेजिंग है वो आपको प्रोटेक्ट कर देगा, प्रीमियम इंश्योरेंस प्रोटेक्ट कर देगा। तो कभी भी वीकेंड में आपको नहीं लेके जाना है नेकेड, आप हमेशा डबल साइडेड लेके चलिए, कॉल और पुट दोनों। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो, और पहली बात तो कभी भी वीकेंड में पोजीशन लेके जाना ही नहीं चाहिए। तो मार्केट कब घूमेगा, सवाल है। मार्केट है कि मैंने अभी हेडिंग में लिखा कि जब गाना लास्ट हो रहा होता है ना तो म्यूजिक तेज बजने लग जाता है। कभी देखा है आपने, डम 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 बहुत तेजी, तो समझिए म्यूजिक अब गाना खत्म होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आपको चार्ट पे सिग्नल मिल जाएगा कि अगर तेज गिरावट होने लगा, जब आपको लगेगा कि अरे यार अब तो सब खत्म ही हो जाएगा, सब जीरो ही हो जाएगा, तब समझिएगा वहीं से कहीं ना कहीं रिवर्सल आने के चांस हैं, हो सकते हैं। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? अगर अंदर से आवाज आता है हाँ अब लगता है कि अब मार्केट नहीं बचेगा, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे हम, अब निकल जाने में भलाई है, तो समझिए अब मार्केट यहां से मूव कर सकता है। और आपको अगर अभी भी लगता है कि नहीं मार्केट अब यहीं से मूव करेगा, अभी कुछ नहीं हुआ, तो समझिए मार्केट अभी और गिर सकता है, क्योंकि अभी आपके पास पैसा बचा हुआ है, तभी आप सोच पा रहे हैं। अगर पैसा बचा हुआ नहीं रहता तो आप कहते कि नहीं नहीं अब तो लगता है खत्म ही हो जाना है, 14,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, इस तरह। तो जब भी अगर इसको रिटर्निंग करना हो, बहुत तेज जब भी घूमेगा, याद रखिए जब भी घूमेगा बिल्कुल वी शेप रिकवरी से जाएगा। देख रहे ये आया और डायरेक्ट भी शेप गया। ये जो भी शेप रिकवरी होता है ना बहुत फास्ट होता है। आप देखिए ये गिरा और यहाँ से भी बना गया, इसी तरह ऊपर से नीचे गिरा तो ये भी उल्टा भी या ए बोल दीजिए, ए बना गया। इसी तरह जब यहाँ से जाएगा ना तो रिकवरी बहुत फास्ट करेगा, भी शेप की रिकवरी। और जब भी शेप की रिकवरी होती है ना बहुत फास्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम में भी शेप की रिकवरी कहाँ तक लेके जाएगा इसको, 16,400 से 16,800। अगर यहीं से बाउंस करता है 16,300 के ऊपर सस्टेन करता है तब, और अगर इनकेस 15,600 के नीचे निकल गया ना तो फिर आपको ये 15,000 पे भी नजर आता हुआ दिखेगा बाजार मार्केट। तो बहुत सारे चीज डिपेंड करता है। ओवरनाइट पोजीशन मत लीजिए, रिस्क अपने कंट्रोल में रखिए, पैसा उतना बचा के रखिए ताकि नीचे के भाव पे एक्युमुलेट कर सके, अच्छे क्वालिटी स्टॉक को सेलेक्ट कर सके। क्योंकि कोविड के समय के बाद ये दूसरा मौका बाजार आपको दे रहा है जहां पे आप अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो बात पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक, वो आपके पास डेटा और चार्ट के हिसाब से मैं पहुंचाने में कामयाब हो गया हूं। अगर पसंद आओ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।